जी वेलकम बैक वन सेकेंड। ब्रेक के बाद कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने अपनी हुकूमत गिराने के हवाले से एक अवामी तहरीक चलाई, जिसमें उन्होंने उस वक्त की अस्करी क़यादत में संगीन इल्ज़ामात आयद किए थे। उन इल्ज़ामात को वो हर जगह दोहराते नजर आते भी थे। अब उन्हीं इल्ज़ामात के हवाले से एक और पहलू सामने आया है। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी की साबिक़ आर्मी चीफ से एक मुलाकात हुई और इस मुलाकात में बहुत सारे इंकशाफात किए गए हैं। इन इंकशाफात का ताल्लुक बानी पीटीआई के इल्ज़ामात से है और इस बारे में भी बातचीत करेंगे। जबकि दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि असद कैसर साहब दावा ये करते नजर आ रहे हैं कि बानी पीटीआई इस माह के आखिर तक जेल से बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के जो सियासी बयानात हैं वो भी एक दूसरे से क्लैश करते दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एक दूसरे के बयानात से इख्तलाफात करते हुए नजर आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने जावेद लतीफ़ और सेनेटर इरफान सिद्दीकी के बयानात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इलेक्शन में किसी को टारगेट नहीं किया गया और न ही नवाज शरीफ की चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के हवाले से कोई दो नंबरी की गई है। दूसरी तरफ लापता अफराद के हवाले से बातचीत करते हुए चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा है कि सूबे में सबसे बड़ा मसला मिसिंग पर्सनस का है। मस्कशुदा लाशें मिलती हैं, गैरत के नाम पर खवातीन को कत्ल कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि वो इस तमाम तर मामले पर खामोश नहीं रहेंगे और ज़ेर इल्तवा केसेस को जल्द अज जल्द निपटाया भी जाएगा। लापता अफराद के मुताल्लिक बयान देते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ये कह रहे हैं कि लापता अफराद का जो मामला है वो दहशत गर्दी के साथ जुड़ा हुआ है। इन तमाम लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल लोग गवादर हमले में भी मौजूद थे और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स प्रोजेक्ट का जायजा दोबारा लेने का भी फैसला कर लिया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर तजियाकार आमिर इलियास राना साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बात करेंगे बानी पीटीआई के हवाले से। एक पूरी एहतजाजी तहरीक हमने उनकी देखी साबिक आर्मी चीफ पर इल्ज़ामात के हवाले से जो उन्होंने चलाई। मुख्तलिफ बातें भी वक्तन फ़वक्तन सामने आती रहीं, कुछ लोगों की मुलाकात भी हुई। अब मुजीबुर रहमान शामी जो कि मुल्क के मारूफ सहाफ़ी हैं, उन्होंने साबिक आर्मी चीफ से मुलाकात की है, उसमें भी बहुत सारी बातें मंजर आम पर आई हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इस तमाम तर सिचुएशन को? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुजीबुर रहमान शामी साहब ने बात की और जो हवाले इस्लामी जनरल बाजवा ने दिए, तो फिर तो बात होनी नहीं चाहिए थी। उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब ना हो। ये आखिरी फिक्रा था जो शामी साहब के मैंने मुंह से सुना कि अगर मैं गलत बोलूं। लेकिन मुझे ये बताएं कि 6-6, 8-8 घंटे वो साफियों को, एंकरों को लेके बैठ के नवाज शरीफ को निकालने और इमरान खान को लाने की ब्रीफिंग दिया करते थे। इमरान खान कहते हैं कि अगर मैं वजीर आज़म ऐसा होता जैसा नवाज शरीफ था तो मैं कान से पकड़ के आर्मी चीफ को निकाल देता। और जब निकल जाते हैं तो वो कहते हैं सारा कुछ जनरल बाजवा चला रहे थे, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था, सब कुछ वो कर रहे थे। और अगर इन्हीं बातों को देखें तो आपको पता है इमरान रियाज ने कहा था कि तुम्हें टक्कर के लोग पहली दफा मिले हैं, तुम हमें कुछ बताते थे, करते कुछ थे। फिर इरशाद भट्टी और सलीम साफी का एक इंटरव्यू आपने देखा होगा जिसमें सारी बातें तस्लीम की गई जिनको बाजवा साहब कह रहे हैं कि ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा बदरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हम सियासत में थे, हम सियासत में नहीं रहेंगे। और वो इमरान खान से पर्दों के पीछे ऐवान सदर में भी जाके जनरल बाजवा मिलते थे। तो लिहाजा वो हम क्या क्या खोलें और क्या क्या ना खोलें। बिल्कुल मेरी भी एक मुलाकात हुई और उसमें इन्होंने कहा था, मुझे शहबाज शरीफ ने भी ऑफर की थी एक्सटेंशन की और मुझे इमरान खान ने भी की थी। लेकिन मुझे ये बात पता है कि इन्होंने धमकी मार्शल की भी लगाई थी जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ को एक्सटेंशन ना देने पे, क्योंकि नवाज शरीफ ने कहा था किसी सूरत में एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। ज़हन में रख लें कि जनरल बाजवा की जो नवाज शरीफ के बारे में थी जब ये आर्मी चीफ बने जी। और ये उस हालत में बने कि राहिल शरीफ ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ था, डॉन लीक्स करा चुके हुए थे, सब कुछ कर चुके थे कि उन्हें एक्सटेंशन दे दें, पनामा भी मैं जीरो कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। इन्हें नहीं दी गई। तो जनरल बाजवा को भी पता था कि नवाज शरीफ से तो एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। आप फौरन सवाल जरूर करेंगे कि फिर बाद में ऐसे लाइन में लग के वोट दिए, लेकिन नवाज शरीफ ने उस वक्त इनको एक्सटेंशन नहीं दी। इमरान खान ने अपने ही दफ्तर से लेटर इशू कर दिया कि इनको एक्सटेंशन मिल गई। और जिनके साथ मिलके पनामा किया था आसिफ सईद खोसा साहब, जो उस वक्त बाद में चीफ जस्टिस बने और उस वक्त वो सीनियर मोस्ट जज थे जिन्होंने बुला के पनामा का केस लगाया था। पहले तो वो ख्वाहिशमंद थे कि उनको मुलाजमत में एक्सटेंशन मिले और फिर उनका लालच था कि उन्हें बताया गया था कि ऐवान सदर उनको दिया जाएगा। जब नहीं मिल रहा था तो उन्होंने जो एक्सटेंशन अगस्त 2019 में इमरान खान ने दी थी उसको 22 नवंबर को अदालत में लगा लिया था
اور 3 दिन इस मुल्क में भौचाल रहा कि अच्छा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत इस तरह सुप्रीम कोर्ट में होगी। फिर उसके बाद के हालात हैं, जब बहुत सारे लोग आज जब तज्जिया करते हैं आपके और हमारे सामने, तो वो कहते हैं देखें नवाज शरीफ ने जी उसको बाजवा की एक्सटेंशन कबूल की और खुद लंदन चले गए बदले में। हालांकि वो जनवरी 20 में जाके वाकया हुआ था और नवाज शरीफ लंदन में थे जब सारे लोग लंदन में नवाज शरीफ से मिल के आए थे और फिर इन्होंने कहा था कि हमें मना किया गया, लेकिन हमने वोट देना, हम बताने से मना किया गया। राना तनवीर और बाकी लोगों की गुफ्तगू आई थी। तो पाकिस्तान की सियासत बस अजीबो गरीब है। जब आप इक्तदार में हैं तो आप कुछ और बात कर रहे होते हैं, आप अपोजिशन में होते हैं तो कुछ और बात कर रहे होते हैं। कोई पायदारियत आमिर है साहब, नहीं आपने जो भी गुफ्तगू की यकीनी तौर पर आपने बड़ा बेहतरीन खाका खींचा, क्योंकि चंद मुलाकातें तो आप खुद कह रहे हैं कि आपकी हो चुकी हैं। जाहिर सी बात है आप उस चीज़ के विटनेस हैं। जो मामलात आपने जैसे साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के हवाले से भी बयान किए, कमर बाजवा साहब के हवाले से भी बयान किए, ये एक्सपीरियंस हमारे सियासतदान माजी में कर चुके हैं और उसका बहुत बुरा खमियाजा वो भुगत चुके हैं। अब ये एक ऐसा मामला है कि इस पर बात करते वक्त हर सहाफ़ी के पर जलते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी हिम्मत को सराहते हुए आपसे एक सवाल लेना चाहती हूँ। हमको लगता है कि जब मौजूदा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला होगा या जब वो अपनी मुद्दत मुकम्मल करेंगे तो क्या तब भी हम पाकिस्तानी या पाकिस्तानी सियासत उस वक्त भी डवाडोल सिचुएशन में हमें नजर आएगी, उसी स्टेज पर होंगे हम? देखें, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मौजूद हैं और उनके होते हुए मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मैंने कई प्रोग्राम्स में ये बात कही है कि आज फैसिलिटेशन काउंसिल में हम उनकी मिलिट्री डिप्लोमेसी को सराहते हैं। कल हम जनरल बाजवा की उसको सराहते थे, लेकिन जो लोग जनरल आसिम मुनीर को इस बात पे उकसा रहे हैं कि आपके बगैर गुजारा नहीं है, आप कुछ नहीं है, वो याद होगा जनरल राहील शरीफ ने पहले अनाउंस कराया कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा और फिर बाद में जाने की बातें जाने दो कि पूरे बैनर पूरे पाकिस्तान में तवातुर के साथ लगवाते रहे वो। ठीक है, तो इनको सीखना चाहिए सब लोगों को बिल्कुल कि जो जनरल कियानी ने जिस वक्त आर्मी चीफ का मनसब संभाला उस वक्त पाकिस्तान की फौज अपनी गाड़ियों पे नहीं फिरती थी। जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद वर्दी में नहीं नजर आती थी क्योंकि बहुत ज्यादा बुरे हालात थे। उन्होंने सिपाही का साल पहला मनाया था और 3 साल में फौज को दोबारा ला खड़ा किया, लेकिन जब एक्सटेंशन ली तो आज तक देख ले उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये सबक होता है सब लोगों के लिए कि आप आइए, आपको अल्लाह ताला ने एक मनसब अता किया है कुदरत में, उसमें ज़ाहिर है वज़ीर आज़म नामजद करते हैं। आप पाकिस्तान के लिए जो अच्छा कर सकते हैं कीजिए और फिर मुनासिब वक्त पे अपने जो रिटायरमेंट है लीजिए और खुदा हाफिज हो जाइए और अपने इदारे को नए उसके हवाले कर दीजिए। यही चीजें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए हैं, यही सब चीजों के लिए, क्योंकि सियासतदान जो हैं वो पॉलिसी मेकर होते हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ सारे के सारे मिल जाते हैं। जब बेनजीर भुट्टो मरहुमा और नवाज शरीफ ने मिसाके जमहूरियत किया तो इमरान खान का पौधा ला के खड़ा कर दिया गया। 2011 में लाहौर में जलसा लॉन्च कराया गया साहब को, और हमें सबको पता है कि यही चौधरी परवेज राई और चौधरी शुजात हुसैन शिकायत करते पाए गए कि हमारे लोगों को ISI के लोगों के फोन आ रहे हैं और उन्होंने जाके जनरल साहब को दिखाया कि ये देखें जनाब, ये मैसेजेस हैं जो कह रहे हैं कि जाओ PTI में शामिल हो जाओ। हमें सीखना चाहिए। आप ठीक करें, आपने एक पॉलिसी बनाई जनरल बाजवा के जाते हुए कि हमें सियासत से दूर रहना है, आपको घसीट रहे हैं, आपको जानवर कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं। पर आमिर साहब, जिस तरीके से PTI को खड़ा किया गया उससे बुरे तरीके से PTI को खत्म भी किया जा रहा है। कल मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, मोहम्मद जुबैर साहब काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए थे और उन्होंने वाज़िह अल्फाज में कहा कि नवाज शरीफ को बाहर लंदन भेजने वाले कौन थे, किसने प्लेटलेट्स की रिपोर्टें निकलवाई, आपको बेहतर पता है। वो इन तमाम तरह बातों का एतराफ कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का भी एतराफ कर रहे हैं कि किसके कहने पर ये सब कुछ लाया गया। तो दूसरी तरफ जब इमरान खान बानी PTI बात करते हैं, इदारों पर इल्जामात लगाते हैं, तो फिर उनकी हम इल्जामात में कुछ सदाकत देखें। हमसे मुराद जो उनका वोटर है या जो उनका सपोर्टर है। देखें, मोहम्मद जुबैर जैसे कागजी शेर जो सियासतदान बनते हैं ना, जो बाद में बोलते हैं, हम जर्नलिस्ट है ना। जब नवाज शरीफ को नैब की कस्टडी से हॉस्पिटल लाया गया, मैंने अपने एक्सप्रेस के एक्सपर्ट प्रोग्राम में ये खबर ब्रेक की थी कि मुझे एक टेलीफोन आया और ये बताया गया है कि एक उड़न खटोला आएगा और नवाज शरीफ को बाहर ले जाएगा, और वो उड़न खटोला आया और वो नवाज शरीफ को ले गया। मैं अपनी खबर पे कायम हूं। ये जिन्होंने भेजना था उन्होंने भेजा। ख्वाजा आसिफ ने भी अभी बात की ना, ये चंद हफ्ते पहले कि एस्टेब्लिशमेंट ने भिजवाया था, लेकिन उससे पहले सारे प्लेटलेट्स बेच रहे थे, मिलके एक कोर्स गा रहे थे, उसमें इमरान खान शामिल थे। इमरान खान ने कैबिनेट पे ठप्पा लगाया, ये भी नहीं बोल सके। इनको अफसोस तब हुआ जब नवाज शरीफ को बाहर बैठ जाते देखा। वो तस्वीरें आई, अंगूर सामने रखे हुए हैं, वो बड़े अच्छे उसमें माहौल में बैठे हुए हैं। तो वो मतलब उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो कह रहे थे मैं तो बच्चों तुम्हें, वो अमेरिका जाके ये कह रहे थे, बजाय अपने पाकिस्तानी डायस्पोरा को कहते
کہ آؤ یار انویسٹمنٹ کرو، پیسے لاؤ، ایک بڑا فقید المثال جلسہ انہیں ملا تھا. وہ تعمیری کام کرنے کی بجائے تقریب میں لوگوں کو لگا رہے تھے کہ میں جاؤں گا ان کا ایسی اترواؤں گا. اور آج دیکھیں، آج عدالتوں کی سہولت سے 7 بیرکیں توڑ کے ان کے لیے جیل کے اندر فیسلٹیز دی گئی ہیں. یہ نواز شریف، خواجہ آصف، شاہد خاقان ان لوگوں کو نہیں دی تھی. سعد رفیق اور جو اپنا فواد حسن فواد ہے، ان کی تو بیرک میں آگ لگا کے میسج دیا گیا تھا کہ جلا دیں گے.